आज नहीं, ईएसआई कंट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो, जब भी आप कहीं जॉब करते हो ना, तो वहां पर आपका ईएसआई रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको एडमिनिस्टर करता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, टोटल करते हैं ईएसआईसी। अब ये क्या करता है, ये आपको बेनिफिट देता है, प्रोटेक्शन देता है। किसके अकॉर्डिंग, मान लो जॉब के दौरान आपको कोई मेडिकल लीव चाहिए, सिक लीव चाहिए, या कोई सिकनेस हो चुकी है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो वुमेन्स के लिए अगर आप मेटर्निटी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करता है। आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई इंजरी हुई है, उसके लिए कोई मेडिकल केयर या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो देता है। आपको डिसेबिलिटी हो गई है एम्प्लॉयमेंट के दौरान तो उसके लिए करता है। अगर आपकी डेथ हो गई ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी तो उसके लिए आपको जो है आपके डिपेंडेंट्स को जो है बेनिफिट देता है। यानी एक तरह का ये क्या है, इंश्योरेंस के टाइप काम करता है कि आपको इंश्योरेंस मिल जाता है जहां पर आप काम कर रहे हो, अगर आपका ईएसआई में कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो। ठीक है, हु इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ईएसआई। ईएसआई के अंदर कौन कौन रजिस्ट्रेशन या ईएसआई कंप्लायंस किसको करने पड़ते हैं। तो अगर हम देखें एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्या एक एम्प्लॉयर को ईएसआई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना बिजनेस या नहीं, वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी स्टैब्लिशमेंट यानी जहां आप काम करते हो, आपका बिजनेस है, जो कंपनी है, जो फर्म है, वहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है, तो आपके लिए ईएसआई मैंडेटरी हो जाता है। मैंडेटरी मतलब आपको करवाना ही पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं करवाना चाहता। 10 से कम अगर एम्प्लॉय है तो आपके लिए वॉलंटरी हो सकता है कि आप करवाओ ना करवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हुए, आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, आपके लिए लीगल हो जाता है कि आपको ईएसआई कंप्लायंस करवाना ही पड़ेगा। और किसको मिलेगा, आपके एम्प्लॉयज को। आपका एम्प्लॉयज का रजिस्ट्रेशन होगा किस एम्प्लॉय का, जिसकी मंथली ईएसआई वेजेस 21,000 रुपए से कम होगी, उनका आपको ईएसआई रजिस्ट्रेशन या ईएसआई कंट्रीब्यूशन कराना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार अगर आप ईएसआई के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मान लो एक साल में आपके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है, आपने ईएसआई रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अगले साल आपके 2 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और आपके वापस 8 एम्प्लॉय हो गए, तो आप ईएसआई से बाहर नहीं होगे। एक बार आप रजिस्ट्रेशन ले लिया ईएसआई का कंप्लेक्स के अंदर, तो आपके अब आप हमेशा ईएसआई के अंदर ही रहोगे। और फिर आता है ईएसआई वेज लिमिट क्या है आपकी, 21,000 रुपये आपकी ईएसआई वेज है। जिस एम्प्लॉय को 21,000 रुपये ईएसआई वेज मिल रहा होगा वही ईएसआई का बेनिफिट ले पाएगा। ठीक है, 25,000 ये लिमिट हो जाती है अगर आपके एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज हो तो उनके लिए हो जाती है। वेजेस आर कंसिडर्ड ऑन मंथली बेसिस, आपको जो वेजेस मिलती है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। जैसे कोई बेसिक सैलरी है, डीए है, एचआरए है, ये सब मिलके आपके 21,000 रुपये बनते हैं, तो ये एम्प्लॉय ईएसआई के अंदर कवर होगा। मान लो इन सब का टोटल मिलके 24,500 हो गया, 21 से ऊपर चला गया तो एम्प्लॉय यहाँ पर जनरली कवर नहीं होता। ठीक है, ये अपने बात ध्यान रखनी है। अब फिर आता है कि ईएसआई वेजेस होते क्या है। मान लो आपकी बेसिक सैलरी मिलता है, आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, सिटी कंपल्सरी अलाउंस मिलता है, अटेंडेंस अलाउंस मिलता है, नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है, फिक्स मंथली इंसेंटिव मिलता है, अदर रेगुलर अलाउंसेस मिलते हैं। इन सब का टोटल आपको क्या कहलाता है, ईएसआई वेजेस कहलाता है। अगर इन सब का टोटल 21,000 या उससे कम होगा तो आपको ईएसआई में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई ओवर टाइम वेजेस है, कोई एनुअल बोनस मिलता है, कोई एक्सग्रेटिया पेमेंट मिलती है, कोई लीव एनकैशमेंट मिलता है, कोई ग्रेचुइटी मिलती है, अटैचमेंट कंपनसेशन मिलता है, एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन मिलता है, ट्रैवल रिप्रेजेंट मिलते हैं, बिजनेस एक्सपेंस रिप्रेजेंट मिलते हैं, ये सब आपके वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होते। ईएसआई वेजेस निकालते वक्त आपको इनको माइनर करना होता है पूरा। फिर बात आता है कि ईएसआई कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ये 4% होता है ईएसआई वेजेस का। 4% क्या होता है, इसमें से एम्प्लॉय देता है 0.75% और जो एम्प्लॉयर है वो देता है 3.25%। जैसे मान लो आपकी मंथली ईएसआई वेजेस है 15,000 रुपए, तो इसका 0.75% एम्प्लॉय देगा 112 रुपए, और 3.25% 15,000 का बनता है 487 रुपए, ये आपका एम्प्लॉयर देगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना मिला, 600 रुपए मिला। फिर आता है कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड क्या होता है, कंप्लीट साइकिल हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, एक होता है कंट्रीब्यूशन पीरियड यानी जिसमें आप कंट्रीब्यूट करोगे, एक होता है बेनिफिट पीरियड जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के 2 पीरियड होते हैं और बेनिफिट के भी, कंट्रीब्यूशन के भी 2 साइकिल होते हैं और बेनिफिट के भी 2 साइकिल होते हैं। यानी पहला कंट्रीब्यूशन आपका चलता है 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर पर, यानी इसके अंदर आपको जो अपना पैसा देना होता है। मान लो अप्रैल, ये 2026 चल रहा है, तो मान लो 1 अप्रैल 26 से लेके 30 सितंबर 26 तक आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड चलेगा। इसका बेनिफिट आपको अगले साल जनवरी 27 से लेके 30 जून 27 के बीच के अंदर मिलेगा। इसका साइकिल 2 आपका आता है अक्टूबर से मार्च चलता है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 26 से लेके 31 मार्च 27 तक आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड चलेगा। इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर जुलाई 27 से लेके 31 दिसंबर 27 तक मिलेगा। और मान लो कंट्रीब्यूशन 1 अक्टूबर 27 हो जाए तो बेनिफिट 1 जुलाई 28 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से चलता है कि आपका बेनिफिट आपको अगले साल के बेनिफिट पीरियड में मिलेगा, कंट्रीब्यूशन आपने इस साल के साइकिल के अंदर करना होता है। ठीक है,
यानी अगर आपने कंट्रीब्यूशन 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में कराया है तो इसका बेनिफिट आपको 1 जनवरी 2027 से लेके 30 जून 2027 के अंदर देखने को मिलेगा। अब वो जो रूल था वो आपका होता है जनरल एम्प्लॉय के लिए, जो शुरुआत से आपने कर रहे हैं। मान लो आपका कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसके लिए 9 मंथ का रूल लगता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि इसने ज्वाइनिंग डेट देखते हैं, हम देखते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग डेट किस साइकिल के अंदर आ रही है, साइकिल 1 के अंदर आ रही है या साइकिल 2 के अंदर आ रही है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट से लेके 9th मंथ तक का गैप देना है, और उस 9th मंथ के बाद उसका जो है आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट साइकिल चलता है 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक, 30 सितंबर तक चलता है। अब कोई एम्प्लॉय जो है अप्रैल में ना आके मई के अंदर आया है, मान लो 10 मई को उसने ज्वाइनिंग किया है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कौन सा हुआ, अप्रैल से लेकर सितंबर वाला ही हुआ, 30 सितंबर 2026 तक इसका कंट्रीब्यूशन चलेगा। अब इसका बेनिफिट पीरियड क्या होगा, इसका बेनिफिट पीरियड होगा इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके 9 मंथ का गैप। तो डेट इसकी क्या हुई है, 10 मई 26 को ज्वाइन हुआ है, इसमें हम 9 मंथ ऐड करेंगे तो आपका आता है 10 फरवरी। तो इसका जो बेनिफिट पीरियड हुआ वो चलेगा 10 फरवरी से लेके 30 जून तक। ठीक है, तो उसका बेनिफिट पीरियड क्या हुआ, 10 फरवरी से लेके 30 जून तक हुआ। अगर इसी मान लो इसने अगर 20 नवंबर को ज्वाइन किया होता तो हमारा नवंबर का साइकिल कब स्टार्ट होता है, अक्टूबर में स्टार्ट होता है, अक्टूबर से लेके मार्च तक चलता है। ठीक है, तो 20 नवंबर को वही आया है, तो 20 नवंबर से हम इसका जो है कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, और 20 नवंबर से लेके हमारा मार्च में खत्म होता है कंट्रीब्यूशन पीरियड, तो 31 मार्च तक आपका जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन चलेगा। अब इसका बेनिफिट पीरियड कब निकलेगा, 9 मंथ ऐड कर दो ज्वाइनिंग डेट से, तो नवंबर में 9 मंथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा अगस्त। तो अगस्त से लेके दिसंबर तक इसका जो है क्या है आपका बेनिफिट पीरियड चलेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर सैलरी 21,000 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अप्रैल के अंदर किसी पर्सन की जो सैलरी थी, ईएसआई वेजेस थी, वो 20,500 की थी। ठीक है, जुलाई में इसकी तनख्वाह बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, और इसकी जो वेजेस है वो 22,500 होगी। अब देखो अप्रैल के अंदर तो ईएसआई के अंदर था, क्योंकि उसकी जो तनख्वाह है वो 21,000 से कम थी। जुलाई में आकर उसको प्रमोशन हो गया, 21,000 से तनख्वाह बढ़ गई, तो अब क्या ये ईएसआई के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक रूल कहता है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है तब तक ये ईएसआई के अंदर रहेगा। मान लो जुलाई है, इसका कंट्रीब्यूशन कब खत्म होगा, अप्रैल से लेके सितंबर तक चलता है कंट्रीब्यूशन पीरियड, तो जुलाई इसके बाद कंट्रीब्यूशन पीरियड इसका कब खत्म होगा, सितंबर में खत्म होगा, तो तब तक ये ईएसआई के अंदर रहेगा, उसके बाद ईएसआई का बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ईएसआई होता क्या है, आपको इंश्योरेंस की तरह काम करता है, आपको बेनिफिट मिलता है, फाइनेंशियल मेडिकल प्रोटेक्शन मिलती है। कवर कौन होगा, जो भी स्टैब्लिशमेंट 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय रखती है उसको ईएसआई कंप्लेस करना पड़ेगा, और उसमें जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी ईएसआई वेजेस 21,000 से कम होगी वो ईएसआई के अंदर कवर होगा। ईएसआई में वेजेस निकालने के लिए हमें उसकी बेसिक सैलरी, उसका डीए, एचआरए, सीसीए, अटेंडेंस अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस, फिक्स इंसेंटिव्स, इन सबको ऐड करना है, और नीचे दिए को हमने इग्नोर करना है। कंट्रीब्यूशन का 4% होता है, जिसमें से एम्प्लॉय का जाता है 0.75% ऑफ ईएसआई वेजेस, एम्प्लॉयर का जाता है 3.25 ऑफ ईएसआई वेजेस। कंट्रीब्यूशन पीरियड 2 साइकिल होते हैं, साइकिल 1 होता है अप्रैल से 30 सितंबर तक, साइकिल 2 होता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। जो फर्स्ट साइकिल का कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसका बेनिफिट आपको मिलता है 1 जनवरी से 30 जून के तक मिलता है नेक्स्ट ईयर के, और जो साइकिल 2 है उसका बेनिफिट पीरियड अगले साल के जुलाई से लेकर दिसंबर तक होता है। न्यू एम्प्लॉय में हम 9 मंथ रूल का अप्लाई करते हैं कि उसका फर्स्ट बेनिफिट स्टार्ट होता है एक्जैक्टली 9 मंथ, उसका फर्स्ट बेनिफिट पीरियड स्टार्ट होता है ज्वाइनिंग डेट में, आप 9 मंथ ऐड कर दो, वहां से उसका जो है बेनिफिट पीरियड स्टार्ट होता है, और इससे पहले कंट्रीब्यूशन में होगा, नेक्स्ट साइकिल से वो नॉर्मल हो जाएगा।